क्या हो अगर मैं कहूं कि इतिहास की परीक्षा में आने वाले कुछ सवाल असल में मास्टर कीज हैं। मतलब ऐसी चाबियां जो सिर्फ एक टेस्ट पास करने के लिए नहीं, बल्कि भारत की कुछ सबसे बड़ी और दिलचस्प कहानियों के दरवाजे खोलने के लिए बनी है। तो आज हम उन्हीं चाबियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए, इन चाबियों को घुमाते हैं और उन पन्नों को खोलते हैं जिन्होंने हमारे इस उपमहाद्वीप को आकार दिया। हम प्राचीन भारत की नींव से लेकर आज़ादी के जोशीले संघर्ष तक का एक सफर तय करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये सीधे साधे लगने वाले सवाल अपने अंदर पूरी एक महागाथा छिपाए बैठे हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है प्राचीन भारत से, एक ऐसा दौर जहां आस्था और बड़े-बड़े साम्राज्यों ने मिलकर इस देश की पहचान को गढ़ा। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस जमीन पर लिखा गया जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। प्राचीन भारत में 16 महान राज्य हुआ करते थे, जिन्हें महाजनपद कहते थे। और उन 16 में से 8, जी हां, पूरे आधे आज के उत्तर प्रदेश के इलाके में थे। इससे साफ पता चलता है कि ये क्षेत्र उस जमाने में पॉलिटिकल और कल्चरल पावर का कितना बड़ा सेंटर रहा होगा। और इन्हीं फलते फूलते राज्यों के बीच कुछ बहुत ही शक्तिशाली नए विचार भी जन्म ले रहे थे। जैसे अगर जैन धर्म के सबसे बुनियादी सिद्धांत को एक शब्द में बताना हो तो वो क्या होगा? वो शब्द है अहिंसा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का एक पूरा फलसफा है। जैसा कि भगवान महावीर ने कहा था, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और देखिए, अहिंसा का ये विचार इतना जरूरी है कि ये जैन धर्म की 5 बड़ी प्रतिज्ञाओं की नींव बनता है। यही वो विचार है जो लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और किसी चीज से मोह ना रखने के रास्ते पर ले जाता है। कमाल है ना कि कैसे एक अकेला विचार एक पूरी फिलॉसफी को आकार दे सकता है। अब बात करते हैं एक महान शासक की। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने लिए जो टाइटल चुने वो उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। देवानाम पिय, यानी देवताओं का प्रिय, और पियदस्सी, यानी जो दूसरों को प्यार और दया से देखता है। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये कलिंग के भयानक युद्ध के बाद अशोक के दिल में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाते हैं, जिसने उन्हें धम्म की नीति अपनाने की प्रेरणा दी। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं गुप्त काल में, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। पर क्यों? इसका एक बड़ा जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार, जो 9 रत्नों का घर था। नहीं, ये कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि अपने समय के 9 सबसे तेज दिमाग थे। कालिदास जैसे महान कवि से लेकर धन्वंतरी जैसे बेजोड़ चिकित्सक तक, इनकी मौजूदगी उस दौर में ज्ञान, कला और विज्ञान के एक बड़े धमाके का सबूत है। तो प्राचीन भारत की शानदार विरासत के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है और भारत मध्यकालीन युग में कदम रखता है। ये एक ऐसा दौर था जहां एक तरफ बड़े बड़े संघर्ष थे, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे में घुल मिल रही थीं और आर्किटेक्चर के नायाब नमूने तैयार हो रहे थे। इस दौर की जटिलताओं को समझने के लिए एक अहम पॉलिसी को देखते हैं, जजिया, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक टैक्स था। उसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1679 में फिर से लागू कर दिया। एक बहुत ही विवादास्पद फैसला था, जो हमें ये दिखाता है कि इतने बड़े और विविध साम्राज्य पर शासन करने में कितनी गहरी चुनौतियां और तनाव थे। और इसी दौर में हमें मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक जबरदस्त टकराव भी देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ थी विशाल मुगल सेना अपनी भारी तोपों और ताकतवर घुड़सवारों के साथ, और दूसरी तरफ थे मराठा। उनकी ताकत गिनती में नहीं, बल्कि उनकी गुरिल्ला रणनीति में थी। मतलब अचानक हमले, तेज रफ्तार और हालात के हिसाब से बदल जाने की काबिलियत। ये एक बहुत बड़ी ताकत को चुनौती देने का एक शानदार रणनीतिक जवाब था। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर तरफ सिर्फ संघर्ष ही था। संस्कृति और ज्ञान ने फलने फूलने के रास्ते निकाल ही लिए। मिसाल के तौर पर फिरोज शाह तुगलक का बसाया शहर जौनपुर। ये शहर कला, पढ़ाई और आर्किटेक्चर का इतना बड़ा सेंटर बन गया कि इसे शिराज हिंद, यानी भारत का शिराज, कहा जाने लगा। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी शहर कैसे ज्ञान की रोशनी फैला सकते हैं। और यहां से हमारा सफर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। आधुनिक भारत। ये कहानी है क्रांति की, आज़ादी के लिए एक ऐसे संघर्ष की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और इसकी शुरुआत हुई एक बड़े विद्रोह से। 1857 का विद्रोह, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी।
यह ब्रिटिश राज के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में एक ज़बरदस्त मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट। और इसकी पहली चिंगारी वो भड़की थी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। और वो चिंगारी सिर्फ मेरठ तक नहीं रुकी, वो एक आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गई। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और बरेली में खान बहादुर, हर जगह स्थानीय नेताओं ने बगावत की कमान संभाली। ये बताता है कि ये एक बहुत बड़ा और लोकप्रिय विद्रोह था, जिसके कई बड़े केंद्र उत्तर प्रदेश में ही थे। तो सवाल ये है कि इस बड़े विद्रोह का नतीजा क्या निकला। नतीजा बहुत बड़ा था, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अचानक अंत हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली गई। ये भारत में ब्रिटिश राज के एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत थी। आज़ादी की लड़ाई का तरीका भी वक्त के साथ बदल रहा था। चलिए अब चलते हैं 1930 में, जब महात्मा गांधी ने अपनी मशहूर दांडी यात्रा शुरू की। तो अंदाजा लगाइए उनके साथ कितने लोग थे। सिर्फ 78। जी हां, सिर्फ 78 लोग। ये छोटी सी संख्या एक ऐसे आंदोलन की विनम्र लेकिन चट्टान जैसी मजबूत शुरुआत थी जो एक पूरे साम्राज्य को हिलाने वाला था। और उन 78 लोगों ने साबरमती आश्रम से दांडी के तटीय गांव तक करीब 385 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। क्यों? ताकि वो अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ सकें। ये दूरी उनके उस जबरदस्त इरादे और प्रतिबद्धता का सबूत है, जिसने एक ऐसे विरोध को जन्म दिया जो पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम अपने आखिरी दौर में पहुंचा, उसकी भावना को एक जोशीले नारे से बेहतर कुछ भी नहीं बता सकता। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी में जोश भरते हुए नारा दिया, दिल्ली चलो। ये नारा आज़ादी के लिए आखिरी कोशिश की पूरी ऊर्जा और आकांक्षा का प्रतीक बन गया। तो ये जो लड़ाई थी, इसका आखिरी लक्ष्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता आधिकारिक तौर पर कब तय हुआ? वो ऐतिहासिक पल आया 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में। यहीं पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया। उस दिन के बाद लक्ष्य सिर्फ साम्राज्य के अंदर थोड़ी बहुत आज़ादी नहीं, बल्कि पूरी और मुकम्मल आज़ादी था। तो हमने आस्था, साम्राज्य, संघर्ष और क्रांति के इन अलग अलग धागों को देखा। अब सवाल ये है कि ये सारे धागे मिलकर आज के भारत की तस्वीर कैसे बनाते हैं। अहिंसा के प्राचीन दर्शन से लेकर पूर्ण स्वराज्य के आधुनिक संघर्ष तक, ये परीक्षा के सवाल सिर्फ तथ्य नहीं है। देखा जाए तो ये एक राष्ट्र की पूरी यात्रा का नक्शा है। ये हमें दिखाते हैं कि हम कहां से आए हैं और किन उसूलों ने हमें सदियों से संवारा है। और इसी के साथ मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं, इतिहास की ये तमाम घटनाएं आज हमारी पहचान को किस तरह से आकार दे रही हैं? क्योंकि इतिहास कोई बीती हुई कहानी नहीं है, ये वो गूंज है जो आज भी इसी पल में हमारे अंदर जिंदा है।